नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणाएं हो चुकी हैं। सभी प्रमुख दल अपने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दिया है। लगभग अभी कांग्रेस ने भी अपनी सूची जारी की, लेकिन सबसे पहले यूपी में विधानसभा के प्रत्याशियों की जो एक लिस्ट थी उसको निकालने का काम किया था बहुजन समाज पार्टी ने। तो जी हाँ, गांव देहात चुनावी चर्चा के एपिसोड में आज एक बार फिर से हम लोग आपके बीच हाजिर हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बसपा की सबसे पहले घोषित हुई प्रत्याशियों की सूची में इनका नाम है। 186 विधानसभा से ये रागिनी तिवारी जी हमारे साथ हैं। चुनावी चर्चा में आज हम इनसे जानकारी लेंगे, क्या कुछ ये करेंगी बेहतर और कैसे इस बार बसपा का खाता यहाँ से खोलेंगी। सबसे पहले तो रागिनी जी आपका स्वागत है। अंजनी जी बहुत बहुत आपका आभार कि आपने मुझे अपने गांव देहात के चैनल से जोड़ा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, रागिनी तिवारी जी 186 विधानसभा अमेठी से बसपा की कैंडिडेट हैं और लगभग 2-3 सालों से जमीनी स्तर पे जनता के बीच में बनी हुई हैं। राजनीति कोई कम समय का खेल नहीं है ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन बहुत कम ही समय में इन्होंने अपनी पहचान जो बनाई है। बाकी तो प्रतिनिधि के रूप में लोग सक्रिय ही रहते हैं। तो ऐसे में रागिनी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानकारी चाहता हूँ अपने बारे में, क्या कुछ आपका अपने माध्यम से परिचय, क्योंकि गांव देहात के जो हमारे लोग हैं अभी आप उनके बीच में जा रही हैं, जनसंपर्क के माध्यम से जुड़ रही हैं, तो परिचय तो बन ही रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे मीडिया के माध्यम से भी आपका अपना एक परिचय हो। जी बिल्कुल। मैं रागिनी तिवारी अमेठी में विधानसभा 186 अमेठी विधानसभा से प्रत्याशी बनाई गई हूँ, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन मैं मूलतः गौरीगंज निवासी हूँ और मैं वहाँ से, मुझे पार्टी ने दिशा निर्देश से मुझे अमेठी विधानसभा में भेजा गया है। तो ऐसा तो कुछ है इस अमेठी विधानसभा में कि शायद कोई ऐसा शख्स नहीं है जो अमेठी विधानसभा से लड़ सके, अमेठी विधानसभा की समस्याओं को दूर कर सके। तो बहन जी ने मुझे इस लायक समझा, अपना सिपाही बनाकर भेजा है। मैं यहाँ के जनता को संतुष्ट कर सकूं, उनके सुख दुख को बांट सकूं। ये हमारा अमेठी जो है इसको भय मुक्त, गड्ढा मुक्त और सारी परेशानियों को, उनके सारे संकट को दूर करने की कोशिश कर सकूं। जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप जो है अमेठी की समस्याओं को लेकर राजनीति में आई हैं, तो सबसे बड़ी समस्या अभी जैसे आप जनसंपर्क कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है जो हमारी एक आधी आबादी है वो महिलाओं की है और उनका जो है नाम तो रहता है, लेकिन उनके प्रतिनिधित्व को जो है रिप्रेजेंट करने का काम उनका पति करता है, उनका भाई करता है। महिलाएं अपनी आवाज़ स्वयं नहीं उठा पाती हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कैसा अनुभव रहा है? जो प्रमुख एक विकास किया जो एक आधारभूत स्तंभ है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, तो अभी आप गांव में, अमेठी के गांव देहात में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में कैसा अनुभव आपको मिल रहा है? लोगों की क्या कुछ समस्याएं हैं जो आप तक पहुंच रही हैं, तो उसके बारे में क्या कुछ आपने फील किया है? देखिए, मैं ये कोरोना टाइम से ही पिछले 2 वर्षों से मैं लगातार अमेठी विधानसभा में दौड़ती रही हूँ, लोगों के सुख दुख में शामिल होती रही हूँ। कोरोना में बहुत कुछ देखने को मिला, शिक्षा महिलाओं की परेशानी, सिर्फ महिलाएं ही नहीं, हर वर्ग, हर ये जो हमारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ की, इस स्वास्थ्य की बातें जो कर रही हूँ, स्वास्थ्य में जो है बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत हुई है। जो गरीब थे वो पहुँच नहीं पाए, अस्पताल पहुँचे तो उनको सिर्फ उनसे साइन करा लिया गया और खाते में चीज़ें कहाँ गईं कुछ नहीं पता। खैर, मैं इन सब चीज़ों से मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहती। के बारे में क्या कुछ स्थितियां हैं ग्रामीण स्तर पे, वहाँ पे क्या कुछ आपने अनुभव किया है? अभी तक कुछ अच्छी व्यवस्थाएं मिल पा रही हैं लोगों को कि नहीं? नहीं, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। सिर्फ पेपर पे व्यवस्थाएं दिखाई गई हैं और धरातल पे कोई भी व्यवस्थाएं नहीं है। भेटुआ वहाँ हम गए थे, वहाँ हमने देखा अस्पताल में, वहाँ मरीज तो पहुँच रहे हैं लेकिन इलाज करने लाइलाज अस्पताल कहा जाए उसको। तो मैं ये महिलाएं बहुत जो भी हैं परेशान हैं, उनको ऐसी दिक्कतें हैं कि जो वो एक पुरुष डॉक्टर से नहीं कह सकती। तो यहाँ महिला डॉक्टर की कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है कि महिलाएं, लड़की, बच्चियाँ हमारी हैं ऐसे बीमारियों से ग्रसित हैं जिसके बारे में उनके इस बीमारी को दूर होना चाहिए।
तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, जो भी है वो सिर्फ पेपर पे है। अच्छा, तो एक जो सबसे बड़ी प्रमुख जो मुद्दा माना जाता है गांव में शिक्षा का, जी। शिक्षा हमारे समाज का जो है सभी प्रकार की जो भी समस्याएं हैं उसका एक निदान कहते हैं लोग। जी जी। तो शिक्षा की स्थिति क्या है, क्या कुछ समस्याएं हैं? देखिए, अमेठी में जो मैंने जाके जो अंदर की चीजें देखी हैं गांव में जाके, भाई बाहर तो बहुत डिग्री कॉलेज है, बहुत चीजें खुली हैं, सब दिख रही हैं, लेकिन जो हमारा ग्रामीण समाज है, जो ग्रामीण एरिया है, वहाँ मैं गई, वहाँ बहुत स्थिति दीन है। 2 साल कोरोना में अच्छा शिक्षा जो है, बच्चे जो शिक्षित बच्चे हमारे अच्छे परिवार के भी थे, उनका जब स्थिति डामाडोल हो गई तो इन गरीब बच्चों का क्या होगा? स्कूल तो बहुत हैं, पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं है। कोरोना में जो है बच्चों को अच्छा ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था है, उसके लिए व्यवस्था है। जो सब हमारे बड़े लोग हैं, हमारे जो गरीब बच्चे हैं, वो कहाँ आज जो हमारी भाजपा की पार्टी ने जो आज लैपटॉप बांटे, अगर ये उस कोरोना समय में बांटे होते तो आज हमारे कितने बच्चे पढ़ लिए होते। चुनावी स्टंट आप इसको कह सकती हैं? बिल्कुल कह सकती हूँ, ये चुनावी स्टंट है ही है। अगर वो 2 साल अगर उनको इतनी चिंता होती तो ये लैपटॉप उस समय बांटते, जो हमारे गरीब बच्चे गांव के थे, जिनके पास फोन नहीं था, वो आज 2 साल में अपनी पढ़ाई कर लेते, उनका साल न बर्बाद होता। ऑनलाइन शिक्षा जो इन्होंने पद्धति बिल्कुल हमारे सर्व समाज के भी बच्चे, जो ऐसा नहीं है कि गरीब जो है वो छोटे समाज से ही हैं, हम ब्राह्मण, हम हमारे समाज से भी हम लोग गरीब लोग हैं। वो हमारे बच्चों, हमारे भी कुछ बच्चों को पास नहीं था सुविधा थी, लोग नहीं पढ़ पाए। अच्छा, रोजगार की स्थितियां अभी आपको क्या नजर आती हैं प्रारंभिक स्तर पे जो है? कुछ भी नहीं। सब का आपने क्या कुछ जो एक आप सुनते चले आ रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। मैं तो यही कहूंगी कि सबका साथ सबको साफ, ये इसका यही नारा है और यही हो रहा है। आप ये देखिए कि जो है हमारे युवा जो दिल्ली बम्बई में काम करते थे, वो घर लौट आए। जिसके पास जमीन नहीं है वो क्या करेगा यहाँ आके? मजदूरी भी आपने बंद कर दी। 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी, भाजपा को मौका मिला यूपी में सरकार बनाने का, सीएम योगी आदित्यनाथ जी बने, डिप्टी सीएम के रूप में केशव प्रसाद मौर्य जी आए, उसी समय एक मुहिम चलाई गई कि यूपी की सड़कों को जो है गड्ढा मुक्त किया जाएगा। तो अभी गांव देहात अमेठी में क्या स्थिति है? सड़कों की, संपर्क मार्गों की क्या स्थितियां हैं? क्या कुछ आपको लगता है कि बहुत बड़ा राजघराना यहाँ काफ़ी समय तक रहा और उसके भी परिवार से ही यहाँ से एमएलए चुना गया, तो आपको क्या लगता है कि स्थितियां कुछ अच्छी हुई हैं? आपने क्या महसूस किया है? बहुत ही खराब स्थिति है सड़कों की। तो मैं तो 2 साल से इन सड़कों पे चल रही हूँ और वो खाली गड्ढा मुक्त सड़कों की बातें कर दिए, और गड्ढा मुक्त सड़कें कितनी हैं ये गाँव में जब वो जाएँ तब देखें। सिर्फ राजा होने से नहीं होता है, कहने से नहीं राजा कोई होता है। राजा जब तक अपने प्रजा के दुख को ना समझे, उनके जाके वो खुद ना फेस करे, तब तक वो क्या समझेगा कि हमारी प्रजा को क्या दुख है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि यहाँ की सड़कों की हालत बहुत ही दयनीय है और गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त सड़कें हैं। और आप जो है आधी रात को अगर आपको जानकारी ना हो सड़कों के बारे में, तो निसंदेह आप जो है दुर्घटना के शिकार होते रहेंगे और हो भी रहे हैं। अच्छा, अभी आपने कोविड की बात की, तो कोविड 2 साल पहले जब कोविड भयंकर महामारी का इस दौर जो है शुरू हुआ, तो उस समय रोजगार भी बंद हो गए थे, लोगों को बहुत सारी समस्याएं आई, लॉकडाउन लगा, लोग वापस अपने गांव की ओर मुड़े। तो अमेठी में गांव का कैसा अनुभव आपका रहा? जो प्रमुख समस्याएं लोगों की उस समय थी, उसमें जो सहायता लोगों की हो पाती थी, स्वास्थ्य मदद के लिए लोग भाग रहे थे, उनको आर्थिक रूप से भी मदद की आवश्यकता थी, भोजन की भी समस्याएं आई और सरकार ने योजनाएं भी चलाई। तो आप कहते हैं लोग कि, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे रागिनी तिवारी ने भी लोगों की मदद की, ऐसा कुछ अनुभव आपका रहा है? क्योंकि जो हमारा प्रत्याशी परिचय का ये जो सीरीज है, चुनावी चर्चा गाँव देहात की विधानसभा चुनाव को लेकर, उसमें हम सबके बारे में खुलकर उनसे बात करते हैं, पूछते भी हैं और क्या सही है क्या गलत है इसकी भी जानकारी हम लोग रखते हैं, लेकिन ज़्यादा जानकारी हमारी जनता बता देती है। तो कैसा अनुभव रहा है आपका? देखिए, कोरोना काल में तो अनुभव बहुत ही दर्दनीय रहा है सभी के साथ, लेकिन उस समय मैं कोई ना किसी पार्टी से थी
और ना ही मैं कोई प्रत्याशी घोषित हुई थी। हाँ, हमने बहन जी का झंडा हम 16 साल से हमारे पति ने उठाया और वो करते रहे, काम करते रहे। और उस कोरोना पीरियड में हमने अपने घर में बैठ के, जिस दिन जो है ये आपका लॉकडाउन शुरू हुआ, उसी दिन से सिलाई मशीन लेके मैं और मेरे पति और हमारे पड़ोस के 1-2 लोग के सहयोग से हम लोगों ने खुद अपने हाथों से मास्क सिलकर हम अमेठी विधानसभा ही नहीं, गौरीगंज हर जगह जहाँ तक हम पहुँचा पाए, जो नहीं खरीद सकते थे मास्क, उन तक, सब्जी वाले, ठेले वाले, गरीब लोग, उन तक हम लोगों ने 5000 मास्क बांटा था। और वहाँ के पदाधिकारियों को भी हमने मास्क दिया और उन्होंने हमें मास्क मैन ऑफ द ईयर का नाम दिया। ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। ये मैं किसी दिखावे के लिए नहीं की, ये मेरे अंदर भाव था। मैं एक पुलिस प्रशासन समाज परिवार से हूँ। मेरे पिताजी दरोगा थे, मेरे ससुर जी डॉक्टर थे। अब आज मेरे पिताजी नहीं रहे, लेकिन मैंने उनका सेवा भाव देखा है। मेरे ससुर जी आज हैं, आज भी वो जनता की सेवा में 30 रुपये फीस लेते हैं। मैं आपको बता दूं जी, डॉक्टर हैं, डॉक्टर शिव कुमार तिवारी, वो जो है आज भी 30 रुपये फीस, मात्र 30 रुपये फीस लेते हैं जी। और गौरीगंज में वो बैठते हैं, उनको किसी भी से भी आप पूछ लेंगे डॉक्टर तिवारी का नाम, वो आपको बता देंगे। तो हमारे अंदर जो सेवा भाव है, वो हमारे अंदर संस्कार है, हमें दिखावा नहीं करना है। तो हमारे अंदर भी वही भाव है, हमारे पतिदेव अपने पिता के संस्कार से और मैं अपने पिता के संस्कार से। तो ये ईश्वर का, माँ कालिकन की कृपा ही है कि ये हम दोनों को ये संस्कार मिला है, वो संस्कार हमारे अंदर है और हम अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, बिल्कुल। जो 186 विधानसभा की ये जो सीट है, यहाँ पे एक तो राजघराने का वर्चस्व रहा है। पूर्व में जो है रानी अमिता सिंह यहाँ से विधायिका भी रह चुकी हैं। उसके बाद जनता ने मौका दिया तो जो है रानी गरिमा सिंह भी यहाँ से विधायिका 2017 के चुनाव में चुनी गई। लेकिन बीच में यहाँ से सपा गायत्री प्रसाद प्रजापति यहाँ से विधायक बने और पूरा दमखम वाले कैबिनेट मंत्री भी उनके रहे और बसपा का खाता यहाँ पर नहीं खुला है। तो बसपा किस तरीके से आप बसपा पार्टी को देख रही हैं और जो सामने आपकी बड़ी समस्या चुनाव में विपक्षी के रूप में मैं कहूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, राजघराना भी है, सपा से भी अच्छी टक्कर मिलने की संभावनाएं लोग व्यक्त कर रहे हैं। तो उसका मुकाबला रागिनी तिवारी कैसे करेंगी? बहुजन समाज पार्टी से हैं और जातिगत समीकरण से हम आप बात अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूपी की जो राजनीति है उसमें जाति ना चाहते हुए भी अनावश्यक रूप से हर जगह शामिल है। जाति है कि जाति नहीं, एक कहावत भी है। तो जातिगत समीकरण कितना कुछ आपके पक्ष में रहेगा और आप किस तरीके से सामने वाले के लिए तैयारी के रूप में आप देख रही हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि आपने जैसा पूछा कि जाति समीकरण, तो जाति समीकरण जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमेठी ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ हमारी जो पार्टी है बसपा, यहाँ की बहन जी के जो वोटर हैं वो भी हैं, सब ठीक है। लेकिन मैं यहाँ किसी को हराने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ अपने को जिताने आई हूँ। ये हमारा संकल्प है और हमने ये ठाना है, अगर हमारे समाज के लिए हमारी अच्छी सोच है तो हमारा समीकरण जो है ऊपर वाले से बना हुआ है। तो जब ऊपर वाले से आपका समीकरण बनेगा तो जनता भी आपका साथ देगी, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है। वो बहुत लॉलीपॉप लोग दे चुके, बहुत काम दिखा चुके। अब जनता को भी ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जनता भी हमारी पढ़ी लिखी है और उसको पता है कि अब हमें क्या करना है। तो बस मैं एक लाइन में यही कहना चाहूँगी कि अब की बार जिसका जो भी हमारा जो कैंडिडेट का, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन बस अब हमने ये ठान लिया है और हम एकजुट होकर इस बार 5वीं बार अपनी बसपा से अपनी बहन हमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमको समय दिया। तो विधानसभा चुनाव 2022 की सबसे बड़ी कवरेज के रूप में आज हम लोग अमेठी विधानसभा 186 से बसपा की कैंडिडेट, बसपा की प्रत्याशी रागिनी तिवारी जी से बातचीत किया, उनका इंटरव्यू आपके सामने रखा। आगे और भी प्रत्याशियों की जानकारी, उनका इंटरव्यू हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए गाँव देहात के साथ। सबसे बड़ी बात,
अभी कोरोना नए रूप में आ रहा है, चुनाव आ गया है, तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप थोड़ा सा दूरी बना के रखिए और मास्क का प्रयोग सही तरीके से करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।